हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। ए विनिर्माण, बी विद्युत, सी निर्माण, डी खनन एवं उत्खनन। आंसर है डी खनन एवं उत्खनन, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसीलिए खनन एवं उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता स्कैरसिटी का विज्ञान किसने परिभाषित किया था। ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी रॉबिन्स, डी जेके मेहता। आंसर है सी रॉबिन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, उत्पन्न नहीं करता है तो ए बीमा, बी हस्तशिल्प, सी परामर्श कंसल्टेंसी, या डी यात्रा एवं पर्यटन। आंसर है बी हस्तशिल्प। बीमा, परामर्श या कंसल्टेंसी, यात्रा एवं पर्यटन, तीनों अदृश्य निर्यात उत्पन्न करते हैं और हस्तशिल्प उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, इसीलिए आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। ए संविधान के ढांचे के अंतर्गत, बी 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। ठीक है जी, कमेंट करके बताते जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए प्राथमिक। ठीक है, क्योंकि खनन एवं उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, कमेंट करके बताते जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। ए कृषि एवं पशुपालन, बी वानिकी, सी मत्स्य पालन, डी निर्माण। आंसर है डी निर्माण। देखिए जी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, खनन एवं उत्खनन के बारे में तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये प्राथमिक में आता है कि द्वितीयक में आता है। जानते हुए भी एग्जाम हॉल में गलती कर बैठते हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ें, सुने और कमेंट करके बताते जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से पुकारा जाता है। ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी खनिज क्षेत्र। आंसर है सी सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया। आंसर है 1976। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। ए कार्ल मार्क्स, बी रेगनर, सी एडम स्मिथ, डी जेबीसी। ठीक है, आंसर क्या होगा बी रेगनर से। ठीक है जी, रेगनर से, दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर से। अगला प्रश्न, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। ए गरीबी रेखा के अनुपात से, बी प्रति व्यक्ति आय से, सी राष्ट्रीय आय से, डी बेरोजगारी की दर से। आंसर है बी प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है,
किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। अगला प्रश्न, भारत के लिए बहुआयामी निर्धनता का प्रतिवेदन वर्ष 2021 में किसने जारी किया? ए वित्त मंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग, डी विश्व बैंक। आंसर है नीति आयोग। आंसर होगा सी। किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को अपनाया गया? ए 1997, बी 2005, सी 2010, डी 2015। आंसर है सी 2010। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को कब अपनाया गया? 2010 में। 2010। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ए उल्टा यू आकार, बी उल्टा वी आकार, सी उल्टा एल आकार, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए उल्टा यू आकार। अगला प्रश्न, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन से हैं? ए कृषि का परंपरागत तरीका, बी अशिक्षा, सी सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जी? तो इसीलिए फिजूल खर्ची मत किया करें आप। ठीक है, ये सारे आयाम आएंगे। ठीक है, प्रमुख कारण क्या है? कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा, सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची और उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? ए अपराध एवं बाल अपराध, बी भिक्षावृत्ति, सी आत्महत्या, डी उपयुक्त सभी। आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1966 में, 1976 में, 1986 में, 1996 में। आंसर है सी 1986 में। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है, डी श्रमिकों की उत्पादकता कम है। आंसर है सी श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है। कमेंट करके बताते जाएंगे। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी संबंधित है? ए सार्वजनिक क्षेत्रों से, कृषि से, निजी क्षेत्रों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी कृषि से। ठीक है, मौसमी पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब ए चक्री बेरोजगारी शून्य होती है, बी घर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य होती है, सी मौसमी बेरोजगारी शून्य होती है, डी छिपी हुई बेरोजगारी शून्य होती है। आंसर ए चक्री बेरोजगारी शून्य होती है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटा जनसंख्या। ठीक है, आंसर बी होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ? 1935, 1945, 1949, डी 1955। आंसर है सी 1949। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय संबंधित है? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, सी प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से, डी इनमें से कोई नहीं। अभी बताई हूँ, कमेंट करके बताइए। तो आंसर होगा सी प्रति व्यक्ति विशुद्ध राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र है? आंसर ए होगा जीडीपी बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, आंसर ए। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है?
कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। आंसर होगा बी, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा का कितना है जी? 55.03% है। ठीक है, सेवा का सबसे ज्यादा है, इसीलिए राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? ए 2010-11, बी 11-12 और सी 4-5, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर होगा बी 2011 और 12। अगला प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय स्थित है मुंबई, कानपुर, हैदराबाद, दिल्ली। तो डी आंसर होगा दिल्ली। CSO का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किया गया? ए विलियम डिग्बी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, MG रानाडे द्वारा, VKRV राव द्वारा। आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP है। आंसर है ए GNP माइनस अवमूल्यन। ठीक है, GNP माइनस अवमूल्यन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय संबंधित है। आंसर होगा डी, विशुद्ध राष्ट्रीय आय NNI। ठीक है, विशुद्ध राष्ट्रीय आय NNI। अगला प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा, GDP, जनसंख्या, GNP। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? GDP से। ठीक है, आंसर बी होगा GDP। आंसर बी होगा GDP। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग होता है? लाभ, हानि, उपयुक्त, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा बी, हानि। मुद्रास्फीति से निश्चित आय वर्ग हानि से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को कहा जाता है? चालू खाता, चालू खाता शेष, चालू खाता घाटा, व्यापार का संतुलन। आंसर है डी, व्यापार का संतुलन। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक खाली स्थान है? ए PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। देखिए जी, बी में भी सेम लिखा है, ए बी दोनों सेम आंसर है, तो आप ए को ले लीजिए। PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम का मुख्यालय कहाँ है? निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी नियम का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है मुंबई। ठीक है, ए होगा मुंबई। आंसर ए मुंबई। नाम मात्र GDP है? आंसर है बी, GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। GDP का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? ए RBI, बी SBI, बी SBI और सी है HDFC, डी इनमें से कोई नहीं। तब भारत का केंद्रीय बैंक है जी, कौन है? RBI। ठीक है, आंसर ए होगा। RBI का गठन कब हुआ? 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न,
भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी, वित्त मंत्रालय। सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय। इससे पहले मैं शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर है सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थित है? ए, बीजिंग चीन में, मुंबई भारत में, नई दिल्ली भारत में, शंघाई चीन में। आंसर होगा ए, बीजिंग चीन में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में है। अगला प्रश्न, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? ए, सेबी, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, नाबार्ड, डी, सिडबी। आंसर होगा सी, नाबार्ड। अगला प्रश्न, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है? ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, निर्यात, व्यापार के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। आंसर होगा ए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। अगला प्रश्न, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? ए, HDFC, बी, CII, सी, सेबी और डी, IRDA मतलब इरडा। ठीक है, तो भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? इरडा। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? ए, भुगतान संतुलन, बी, बैंक गारंटी, सी, अमानत राशि, डी, नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात। आंसर होगा डी, नगद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BOP का अर्थ है? ए, बकाया भुगतान, बी, मूल्य संतुलन, सी, भुगतान का बिल, डी, भुगतान संतुलन। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BOP का अर्थ है भुगतान संतुलन। ठीक है, आंसर डी होगा, भुगतान संतुलन। अगला प्रश्न संविधान से हल करेंगे। चलिए जी, संविधान का प्रश्न देखते हैं। ए, भाग 15 निर्वाचन, बी, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, सी, भाग 17 राजभाषा और डी, भाग 18 आपात उपबंध। आंसर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? आंसर है बी, 2 एवं 3 सही है। दूसरा आधारभूत ढांचा और तीसरा है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में भूमि सुधार अधिनियम और नीति निर्देशक तत्व को न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए के दायरे से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न, संविधान की तीसरी अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? आंसर है बी। देखिए पहला, दूसरा संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप। ठीक है, संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या सुमेलित है?
संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, एक राज्य मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, ठीक है, और है संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप। तो दूसरा, तीसरा एवं चौथा, ठीक है, आंसर बी। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? नहीं है कहा है, आंसर सी। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। सही नहीं है पूछा है, ठीक है, यही सही नहीं है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में कौन सा जोड़ी सही है? आंसर बी। चलिए मिलान करते हैं। विधि बी का देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान। समवर्ती प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, अमेरिका। ठीक है, आंसर होगा बी। तो ये है जी भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, बी। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। आंसर है बी, प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला प्रश्न, भारत एक गणराज्य है क्योंकि? आंसर सी होगा, आंसर सी। सी का देखेंगे, यहाँ कोई पद वंशानुगत नहीं है। फिर है डी, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। फिर है ई, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आंसर है सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व कौन से हैं? आंसर है ए, पहला, तीसरा और छठवां। राज्यपालों की नियुक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सुमेलित है? आंसर है सी, सी डी ई। चलिए पढ़िए भाई। सी, संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा परिवर्तित कर सकती है, ठीक है, आंसर आएगा सी डी ई। राज्य पुनर्गठन आयोग ने नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाने की अनुशंसा की थी? आंसर है ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली एवं सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के एम पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1956 में पारित अधिनियम के तहत 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुशंसा की। आंसर, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? आंसर होगा बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला।
फिर चौथा देखिए, सभा की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास और बसने की स्वतंत्रता, और छठवा है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के क में क्या है जी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में सभा की स्वतंत्रता है, और 19(1) के ग में, ठीक है, संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ग में, ठीक है, घ में भ्रमण की स्वतंत्रता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यादा में कंफ्यूज आ जाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सही है? ए, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। बी, संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। आंसर है सी, ए और बी दोनों आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? तो कौन से अनुच्छेद में कहता है जी? आंसर आएगा बी, अनुच्छेद 50। कमेंट करके बताते जाएंगे यदि आंसर पता हो तो। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर आएगा डी, ठीक है, केवल 2 और 3 सही है। देखिए दूसरा पढ़ते हैं, और तीसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। आंसर है डी। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है? आंसर होगा डी। ठीक है, चौथा देखिए जी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मूल कर्तव्यों के बारे में ना क्या सुमेलित है पूछा है, तो मूल कर्तव्यों के बारे में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। फिर है भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, चौथा, पहला और दूसरा। आंसर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित एवं संदेश भेज नहीं सकता। ठीक है, यह कथन गलत है जी, सही नहीं है मतलब। आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, सही क्या है? देखिए जी, सही क्या है? ए, क्षमा प्रदान करना एक अनुग्रह ग्रेस है। ठीक है, सही है। फिर है, क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, ये भी सही है। फिर डी देखिए जी, क्षमा प्रदान करने का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर है, ये भी सही है, तो आंसर बी होगा, ए बी डी आएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय द्वारा दिए गए सजा को भी क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, सही है, किंतु आयोग द्वारा
देखिए जी, इसमें ना विकल्प ई भी सही है, ये आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ। ये भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, संसद से पारित होने पर किस पदच्युत प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है? इसका आंसर होगा सी डी ई। पढ़ते हैं सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, सी डी ई आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति के पदच्युत प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? आंसर होगा डी, ए और ई। ए, यह राज्यसभा में पुनः स्थापित होता है, ठीक है, यह राज्यसभा में पुनः स्थापित होता है। और ई देखिए, सबसे लास्ट में देखिए, यह संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। आंसर डी होगा, ए और ई आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया हो तो क्या? आंसर ए आएगा, नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा जी? नया चुनाव होने तक उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित है देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा सुमेलित है। आंसर सी होगा। पहला, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, की जाएगी, बिल्कुल भाई की जाएगी। दूसरा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरा, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है जी। कथन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण आर, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं एवं कथन आर कथन ए की सही व्याख्या है, ठीक है। आंसर बी। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित होता है और 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्याग पत्र नहीं देता है तो क्या होगा? आंसर ए, लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है? आंसर ए होगा, ठीक है। केवल एक सही है, ठीक है जी। संसद में 2 सदन होंगे, ठीक है, संविधान में यही उल्लिखित है, ठीक। संसद में 2 सदन होंगे। आंसर ए। अगला प्रश्न, लोकसभा का स्पीकर अपने निर्णायक मत की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। आंसर होगा जी सी, बी, सी, एफ। महाभियोग प्रस्ताव पर, सी, न्यायाधीशों के पदच्युत प्रस्ताव पर, और एफ होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर। आंसर सी है, बी। किस शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है? आंसर है बी, बी, डी, ई आएगा, ठीक है। बी देखिए, मंत्रिमंडल, डी, उच्च सदन,
ई निम्न सदन। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करती है, तो क्या होगा? तो क्या होगा जी? कोई त्याग पत्र नहीं देगा, ठीक है, कोई त्याग पत्र नहीं देगा और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। तो आंसर होगा तीसरा, चौथा सही है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, संसद के विषय में संविधान में क्या उल्लिखित है? आंसर ए होगा, ठीक है, केवल एक उल्लिखित है, संसद में 2 सदन होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यय संचित निधि पर भारित होता है? आंसर होगा बी, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। पहला में है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, तीसरा में है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, और पांचवा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता। तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, एक धन विधेयक और एक धन विषयक और एक वित्त विषयक में क्या समानताएं हैं? ठीक है, क्या समानताएं होती है? आंसर होगा बी, दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है। देखिए, पहला, दोनों राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होते हैं। दूसरा, दोनों लोकसभा में पुनः स्थापित किए जा सकते हैं, ठीक है। आंसर होगा बी, बी में पहला और दूसरा आएगा। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? आंसर है बी, 15। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला, तदर्थ न्यायाधीश, और दूसरा अतिरिक्त न्यायाधीश। देखिए, पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? आंसर है सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? आंसर है डी है, आंसर है डी, DEFA, ठीक है, उल्टे क्रम में जाइए, ठीक है। पहले डी का देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ई मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, एफ राज्य विधानसभा का विघटन, और ए है संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, ठीक है। तो इन्हीं सब स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, राज्यपाल जो है। बाकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है जी, ठीक है, केवल DEFA की शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, ठीक है, आंसर डी आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत क्या है? ए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। बी, राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, सही है। सी, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। डी, राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है,
राज्यपाल की 7 का देखेंगे, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है डी, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, यदि कोई विधेयक राज्य विधान परिषद द्वारा पारित किंतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता तो क्या होगा? आंसर है ए, विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, विधेयक अंतिम रूप से निरस्त हो जाएगा। देखिए, जिस राज्य का विधानमंडल द्विसदनी है वहां विधेयक दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। यदि किसी भी एक सदन से पारित नहीं होता है तो वह क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य विधानसभा से संकल्प पारित होने पर यदि संसद सहमत हो तो क्या करेगी? इसका आंसर होगा डी, संसद एक कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना करेगी। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार सही क्या है? पहला, राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन राज्य विधानसभा होगा। दूसरा, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन राज्य विधान परिषद होगा। सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जी, पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, आंसर डी होगा। सही कुछ भी नहीं है इसमें से। ठीक है, आंसर डी। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 246 संबंधित है। ए, संघ सूची। दूसरा, राज्य सूची। और तीसरा होगा समवर्ती सूची। ठीक है, देखिए 246 अनुच्छेद 246 से संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची जो है, अवशिष्ट सूची का इसमें प्रावधान नहीं है। ठीक है, संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? आंसर होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, सही क्या है पूछा है तो पहला, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। और तीसरा, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की समवेत बैठक हो सकती है। आंसर सी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि अथवा जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि डी आएगा इसका आंसर, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। देखिए जी, जब उम्मीदवार अति लोकप्रिय हो तब क्या होता है? चुनाव में अत्यधिक संख्या में प्रत्याशी या उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? एक निर्वाचन आयोग में निहित होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर डी होगा। चौथा, निर्वाचनों का नियंत्रण। पहला, निर्वाचनों का अधीक्षण। और दूसरा, निर्वाचनों का निर्देशन। ठीक है, आंसर डी, चौथा, पहला, दूसरा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न,
भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है? आंसर है बी, दूसरा और तीसरा। दूसरा देखिए, संसद पर, ठीक है, भारत में दल बदल विरोधी कानून लागू होता है संसद पर, ठीक है, और किसमें? विधानमंडलों पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? आंसर है सी, अनुच्छेद 356। अगला, संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है सी, अनुच्छेद 368। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका आंसर होगा डी, आपराधिक मामले, ठीक है। आपराधिक मामले जो है किसमें आते हैं जी? समवर्ती। यदि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है तो अब आप मेरे YouTube चैनल के बगल में ज्वाइन बटन दबाकर सहयोग कर सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो और कंटेंट में अधिक से अधिक सुधार कर सकूं। और ये भी नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं जी, मेरे वीडियो को केवल शेयर कर दें। थैंक यू।